अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ, आर्मी चीफ के बारे में, उनकी एक्सटेंशन के बारे में और ये सब कुछ जो हो रहा है। मैं आपको बताऊं, देयर इज डेफिनेटली मोर देन मीट्स द आई, और इसमें बहुत कुछ हुआ है पीछे और हो रहा है, और शायद आने वाले दिनों में मज़ीद भौचाल भी आएंगे। एज ए नेशन हमें तैयार होना चाहिए और हमें इन सब बातों को समझना चाहिए। बट हो क्या रहा है, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और जो है कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको मुख्तसरन एक बात बताऊं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने तक मज़ीद आर्मी चीफ रहने की इजाज़त दे दी है। तब तक तो आर्मी चीफ की तोसी या दोबारा तैनाती का नया कानून बनाया जाएगा और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी आर्टिकल 243 यानी 243(4)B के तहत की गई है। वफाकी हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई है कि 6 महीने के अंदर जो कानून साजी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी अप्रूव करती है, वो कर ली जाएगी। लेकिन इस वक्त कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब यकीनन आने वाले दिनों में मिलेगा, सूरत हाल वाज़ेह होगी, इस वक्त नहीं है। मसलन बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि हुकूमत और कानून साजी में पहले ही मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि हुकूमत के पास ना तो 2/3 अक्सरियत है, ना ही सेनेट में हुकूमत की कोई मेजॉरिटी है, और जो हुकूमत की कानूनी टीम है उसकी काबिलियत सब ने देख लिया कि वो कितने काबिल हैं। ये उनकी कोई मीडिया की टीम और मईशत की टीम से ज़्यादा कोई गए गुजरे नहीं हैं, बस सारे अब मुकाबला है इन सारों का तीनों का आपस में। लेकिन इस बारे में कहा जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में अपोजिशन, ये जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी है, इसको मज़ीद अब छूट देनी पड़ेगी, इनकी मर्ज़ी की बहुत बातें माननी पड़ेंगी, प्रोडक्शन ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, कुछ नैब के केसेस ख़त्म करने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अंदर हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा 2023 के इलेक्शन तक मुमकिन तौर पे आर्मी चीफ रहेंगे, क्योंकि कानून साजी के लिए हुकूमत के पास मई 2020 तक का वक्त होगा। नई कानून साजी के तहत जनरल बाजवा की 3 साल की तैनाती का नोटिफिकेशन मई 2020 में मतवक्की है। इसका मतलब है कि 2023 तक वो आर्मी चीफ होंगे और मुमकिन तौर पर 2023 के आम इंतखाबात के बाद रिटायर होंगे। मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है कि जब ये कानून साजी होगी तो ये रेट्रोस्पेक्टिव डेट से शुरू होगा, यानी 6 महीने बाद की डेट से नहीं शुरू होगा, 6 महीने पहले की डेट से, यानी आज के दिन से या कल 29 नवंबर के दिन से जो है ये दोबारा से शुरू होगी, और ये इतलाक़ होगा। इस 6 महीने को भी आइन के तहत या कानून के तहत इसको कवर अप करना पड़ेगा और इसको उसमें एक लीगल फॉर्मेट देना पड़ेगा। बहुत से लोगों का ख्याल है कि बहरान टल गया, ऐसा नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। वैसे तो जनरल बाजवा केस में हुकूमत ने इंतहाई नालायकी के अंबार लगा दिए और सुप्रीम कोर्ट से एक कदरे मुतदिल रद्द अमल की उम्मीदें बीच में मध्यम पड़ गई थी, लेकिन इमरान खान जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के फैसले पर डटे रहे, और इनका भी अहवाल देखने से ताल्लुक़ रखता है कि पहले हम सुन रहे थे कि अदलिया, पार्लियामेंट और फ़ौज जो है वो आमने सामने आ गए हैं। बहुत से तजियाकार इस तरह की बातें कर रहे थे और ख़ास तौर पे ज़ाती मुलाकातों में कर रहे थे, और सिस्टम अब आगे नहीं चलेगा। अब बहरान अभी आया तो कल आया, लेकिन अब सबकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, फ़ैसला तो अब आ चुका है। लेकिन आपको मैं बताऊँ नाजरीन, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ। मैं एक आपको ऐसी बात बताने लगा हूँ कि मैं दुआ करता हूँ कि मेरा सारा अंदाज़ा और सारे तज्ज़िये जो हैं वो गलत हो। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट या जनरल बाजवा या इमरान खान या ये अपोजिशन या JUIF, मौलाना फजल रहमान, इन सब से डिफरेंट बात है। जो मुझे लग रहा है ये सब कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है एक बहुत प्लान तरीके से अफवाज पाकिस्तान जो है उसको एक दीवार से लगाया जा रहा है, और उसकी जो असल में फ़ौज होती क्या है, आप ये देखें कि फ़ौज असल में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपके दिलों में होती है, उसकी उम्मीदें होती हैं, आपकी आंखों में चमक होती है फ़ौज का नाम सुन के, एक वो होप होती है, और एक आपको फियर ऑफ द अननोन से उसने बचाया होता है। और जब किसी मुल्क को आपने आज के ज़माने में उसको टेक ओवर करना होता है या उसके असासों को टेक ओवर करना होता है, तो आप उसकी जो ताकत के मुजस्मे हैं आप, और ताकत के जो उसके यानी रिफ्लेक्शंस हैं, उनको आप शैटर करते हैं। पाकिस्तान में फ़ौज है, ISI है, हमारी दीगर एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट है, ये एक हमारी ताकत का सरचश्मा है। तो अगर इनको और अवाम को और दिलों में इनकी दूरी की जाए
تو جو دشمن ہے پاکستان کا اس کے لیے بڑا آسان ہے. آپ اس میں ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے، تھوڑے دن پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک انڈر سیکرٹری کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ پاکستان کو سی پیک جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اور پاکستان کو چائنا کی بالکل ساتھ جا کے نہیں کرنا چاہیے. میں اس دن بہت اٹینٹیو ہو گیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگلے کچھ 10 15 20 دنوں میں ہم کوئی نہ کوئی ایک قسم کی ایکٹیویٹی دیکھیں گے کہ جو پورے سسٹم کو یعنی ایک کوسچن مارک اس کے اوپر لگانا شروع کرے گی. یہ ساری گیم میں نے جو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی خاص طور پہ، اور جس میں ٹویٹر ہے، جس میں لنکڈن ہے، جس میں واٹس ایپ بہت امپورٹنٹ رہا ہے. اس میں میرا خیال ہے ٹویٹر سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے اس پورے ان 4-5 دنوں میں واٹس ایپ جو ہے اس نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے. مجھے سڈنلی امریکن اسٹیبلشمنٹ اور چائنیز جو ہے وہ آمنے سامنے مجھے نظر آئے ہیں. بیچ میں جتنے بھی اور لوگ ہیں، کوئی اس سائڈ کا ہے اور کوئی اس سائڈ کا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن بیسیکلی پاکستان اگر اب ایف اے ٹی ایف کی بھی تلوار اس کے اوپر لٹک رہی ہے، اس کو اکنامک بیل آؤٹ پیکج بھی چاہیے، اور اگر آپ کو چائنا ہمیں دیتا ہے سب کچھ، تو آپ افیکٹولی امریکن کیمپ سے آپ نکل گئے باہر. اور پچھلی جو ملاقاتیں ہوئیں عمران خان کی، آپ دیکھیں کہ نہ صرف وہ سعودی کراؤن پرنس سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، چائنیز کے ساتھ ان کی متعدد ملاقاتیں ہو گئیں، اور ڈیفرنٹ ٹیئرز کے ساتھ، پریزیڈنٹ سے لے کے ان کی پارٹی کے ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ. رشین پریزیڈنٹ جو پیوٹن ہے، ان سے ان کی نہ صرف بہت اچھی ملاقات ہوئی بلکہ انہوں نے پاکستان آنے کا بھی وعدہ کیا، اور اب میوچل ایکسرسائزز بھی بیچ میں ہوئیں دونوں کی آرم فورسز کی، اور رشین پریزیڈنٹ یہاں پہ آنے والے بھی ہیں. یہ جو پورا آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جو سیناریو دیکھ رہے ہیں، ویسٹ کو لگتا ہے کہ آپ اپنا کیمپ شفٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اپنا کیمپ شفٹ کرتے ہیں، اور جو سی پیک کے اندر 16 اکنامک زونز ہیں، اتنے سالوں سے وہ کتنے لوگوں نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی، لیکن اتنے سالوں سے اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوئی. یہ پہلی باری جب سی پیک اتھارٹی بنتی ہے اور جنرل عاصم سلیم باجوہ کو اس کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے، تو سڈنلی امریکنز جو ہیں ان کو ایک دم سے جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سی پیک ان افیکٹ اب جو ہے رول آؤٹ ہونے لگا ہے. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے گوادر ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اور چائنیز کے پاس آ گیا. چائنیز نے اناؤنس کیا فوری طور پہ وہ $10 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، پیٹرولیم سیکٹر میں، انرجی سیکٹر میں. اب جب اس کے اوپر آپ آ گئے تو آپ مڈل ایسٹ کے انفلوئنس سے آپ کم ہوتا جائے گا آپ کے اوپر. اور چائنیز جب یہاں پہ اپنی پائپ لائن بچھاتے ہیں یا آپ ان کو راہداری دیتے ہیں، تو آپ بیسیکلی کس چیز کی دیتے ہیں گوادر سے؟ آپ ان کو ایکسس دیتے ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر، اور جو دنیا کے سب سے زیادہ گیس کے ذخیرے جو ہیں اور سیکنڈ آئل کے ریزروز جو ہیں وہ وہاں سینٹرل ایشین ریپبلکس میں ہیں. تو چائنا اس وقت انرجی کا دنیا میں سب سے بڑا کنزیومر ہے، اور وہاں سے سارا تیل اور گیس اگر سستی قیمت پہ چائنا جاتا ہے تو ویسٹرن اکانومی جو آلریڈی اس وقت دیوار سے لگی ہوئی ہے اور ان کے وہاں پہ بہت زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں، تو سڈنلی وہ پھر چائنیز مینوفیکچرڈ گڈس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر راہداری پاکستان کے تھرو ہے ان کی، اور ان کو اگر انرجی جو ہے وہ 30% لیس کاسٹ پہ اگر مل رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں پورا ویسٹ جو ہے وہ چاہے گا کہ پاکستان کے اندر جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کو امبیلنس اس کا ایک کریٹ کرے، اور پاکستان کو اتنا بیک فٹ پہ کرے کہ وہ آپس کی لڑائیوں میں، چاہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، چاہے وہ مارشل انسٹیبلٹی ہو، چاہے وہ کوئی اکنامک انسٹیبلٹی ہو، اس میں انوالو کر کے پاکستان کو یہ باور کرائے گا کہ یار ہم نے ہمیشہ تمہاری مدد کی اور ہم ہی تمہاری مدد کو ہیں، تو تم ہماری بات مان لو اور یہ سن لو اور یہ کر لو. اگلے 6 مہینے میں جب تک سی پیک ہمارا رول آؤٹ ہونا شروع نہیں ہوتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف قسم کی جو ہے وہ ہمارے اوپر ایشوز آئیں گے. اور ادھر یہاں پہ جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو مقدم رکھتے ہیں. دیکھیں، میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ مجھے اعتراض ضرور ہو سکتا ہے، شاید ہے، مجھے ججمنٹ سے زیادہ مجھے اس کی پروسیڈنگ کے اوپر میرے کئی سوالات ہیں، لیکن میں کبھی اس طرح سے نہیں کروں گا کہ جیسے سپریم کورٹ کی ساکھ جو ہے اس کو خدا نخواستہ حرف لگے، یا کسی طرح ہمارے قابل اور فاضل ججز جو ہیں ان کے اوپر ان کے ڈیسیجن میکنگ کے اوپر کوئی کویسچن مارکس ان کے اوپر آئیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
मैं नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो हैं वो भी पब्लिकली इस तरह से डिस्कस हों और व्हाट्सएप में लतीफ़ों का मुरक्कब बन सकें, जिससे हमारी देखें, इट इज़ नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल, इट इज़ नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल कि जिसको एक्सटेंशन मिले या उसको ना मिले। ये एक सेकेंडरी चीज़ है। जो प्रीमियम और प्राइमरी इंपॉर्टेंस की चीज़ है वो हमारी पूरा इंस्टीट्यूशन है और हमने उस इंस्टीट्यूशन को कैसे सेफ गार्ड करना है। इसी तरह हमारे दीगर इंस्टीट्यूशंस हैं। हम इमरान खान से जो उम्मीद करते हैं और जहाँ पे अभी तक इमरान खान की गवर्नेंस जो है जिसने हमें बहुत से जगहों पर डिसहार्टन किया, वो ये है कि जो दीगर इंस्टीट्यूशंस हमें डेवलप करने थे अभी तक, चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हों, चाहे हमारे और इदारे हों, उनको इतना मुस्तहकम करें। हमारी FIA हो, हमारी पुलिस रिफॉर्म्स हमें चाहिए थे, हमारी ये सारी चीज़ें इतनी मुस्तहकम हों कि हम उन इदारों को भी सर उठा के देखें और उनको सलाम करें कि यार ये पाकिस्तान के वो इदारे हैं, मुक़्तदर इदारे हैं जिनको हमने दिलो जान से बनाया भी है और उनकी इज़्ज़त भी करनी है। लेकिन अगर हम इस तरह से करते रहेंगे और टका टोकरी करते रहेंगे अपने इदारों को, हर चीज़ को कानून के नाम पे या असूल के नाम पे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको बताऊं, असूल उस वक्त तक होता है, माज़रत के साथ, हो सकता है आप में से बड़े काबिल लोग हो मेरी बात से डिसएग्री करें, लेकिन असूल भी वहीं पे होता है जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट आके शुरू होता है, वहाँ पे इट स्टॉप्स। उसकी वजह यह है कि आप मोरल को नहीं डाउन करते, अपने इंस्टीट्यूशंस के जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके मोरल को नहीं आप खेलते। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मोरल बनाने में ज़िंदगियाँ लग जाती हैं और ख़राब करने में चंद लम्हे लगते हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने जिक्र तो किया 5th जनरेशन वॉरफेयर का, और उन्होंने शायद हैरानी का इजहार किया, मैं था तो नहीं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने इस तरह से कहा कि ये हमें पता चला कि 5th जनरेशन वॉर क्या है। तो मोहतरम चीफ जस्टिस को भी बताऊं और आपको भी बताऊं, 5th जनरेशन वॉर काफ़ी अरसे से शुरू हुई हुई है और हम इसका विक्टिम बन रहे हैं। और हम इसका विक्टिम इस तरह से बन रहे हैं कि सबसे पहले हम अपने अंदर जो है तहज़ीब जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं, अपने अंदर लिहाज, हमारी जो रवायात है, हमारे जो कल्चर है, हमारी जो तालीमात हैं, जब हम उनको इन्फीरियर समझना शुरू हो जाते हैं और हम इंपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं अपनी सारी तारीख़ भी और तहज़ीब भी और तमद्दुन भी, तो वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ शुरू करना शुरू हो जाते हैं। हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा इस पूरे सिनारियो में। ये जो CPAC के ऊपर अब जंग हो रही है, पाकिस्तान एक ऐसे मोमेंट पे खड़ा है कि अगले 3 साल पाकिस्तान को या आसमान की बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं या फिर बड़ी गहरी पस्तियों पे लेके जा सकते हैं। दिस इज़ अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर दिस कंट्री। इस टाइम पे तो बिल्कुल हमें इकट्ठे रहना है, हमने अपने इदारों को भी बचा के रखना है, इदारों के की सालमियत भी हमने बरकरार रखनी है, और तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद हमें मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आर्मी के डिफेंस में नहीं कह रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट्स भी कह रहा हूँ, मैं लोअर कोर्ट्स भी कह रहा हूँ, हमें सब की सैंक्टिटी को भी बरकरार रखना है और दीगर अदारों को भी हमने उनके लेवल पे लेके आना है। दैट इज़ माई 2 सेंट्स ऑफ इट। अगर आपको पसंद आया हो तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।